साथियों, हमने बात कर रहे थे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की। अब जो नया मेथड आता है वो है नेट करंट असेट्स फोरकास्टिंग मेथड। इससे पहले हम जो बात कर चुके हैं ऑपरेटिंग साइकिल मेथड की, और अब हमारा नेक्स्ट है शुद्ध चालू संपत्ति पूर्वानुमान विधि या नेट करंट असेट्स फोरकास्टिंग मेथड। इसमें मुख्य रूप से जो करंट असेट्स होगी उसमें से करंट लायबिलिटीज़ को हम माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद में उसमें कंटीजेंसी को उसमें ऐड कर देंगे मोटे रूप से, तो उस पर हमारी वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। तो हमारी जो टोटल रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल होगी वो आ जाएगी। आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर एक परफॉर्मा दे रखा है, स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। सबसे पहले उसमें हमने एक को लिया करंट असेट्स। करंट असेट्स में हमने लिया स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। उसमें जो भी मंथ में होगा, वीक में होगा, उसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे। यूनिट इंटू रेट इंटू टाइम से, और जो अमाउंट आएगी उसको बाहर लिख देंगे। उसके बाद वर्क इन प्रोसेस या प्रोग्रेस पीरियड, उसका जो टाइम होगा वो ब्रैकेट में लिखा जाएगा। और उसके अलावा मटेरियल, लेबर, ओवरहेड की जो रेट होगी, यूनिट्स इंटू रेट इंटू टाइम, मटेरियल की, लेबर की और ओवरहेड की मल्टीप्लाई करके उसको टोटल करके बाहर दिखा देंगे। उसके बाद आता है स्टॉक फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स का जो टाइम होगा, पीरियड होगा, उसमें जो टाइम होगा उसको लिखेंगे ब्रैकेट में, और यूनिट्स इंटू रेट इंटू टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, रॉ मटेरियल से, लेबर से और ओवरहेड से। उसके बाद है सन्डी डेटर्स। उसका भी जो टाइम होगा 2 महीने, 4 महीने या वीक में होगा वो ब्रैकेट में लिख देंगे, और यूनिट्स इंटू रेट इंटू टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। मटेरियल का, लेबर का और ओवरहेड का वो सब लिख देंगे इसमें। उसके बाद में मान लीजिए कोई पेमेंट इन एडवांस है, कि अमाउंट है वो आ जाएगी। बैलेंस ऑफ कैश का कोई बैलेंस है वो आ जाएगा। उसके अलावा अदर कोई हमारी जो करंट असेट्स से संबंधित डाटा है वो इसमें आ जाएगा। और नेक्स्ट बात करें तो वो है करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ में मान लीजिए क्रेडिटर्स आपको दे रखे हैं, उसमें यूनिट्स गुना रेट इंटू टाइम से मल्टीप्लाई करके जो उसकी अमाउंट है वो लिख दी जाएगी। उसके बाद जितने प्रकार के जो खर्चे होंगे उन सभी खर्चों की जो पेमेंट करी जाएगी वो सब इसमें दिखा दी जाएगी। तो करंट असेट्स में से करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटीज़ को माइनस कर दोगे तब आपकी नेट वर्किंग कैपिटल आएगी ए माइनस बी। उसमें ए को बोलेंगे करंट असेट्स, बी को बोलेंगे करंट लायबिलिटीज़। तो ए माइनस बी करोगे तो नेट वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। और कोई कंटीजेंसी आपको दे रखी होगी उसमें कर देंगे ऐड प्रोविजन फॉर कंटीजेंसी, उसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद में तो आपकी जो है टोटल वर्किंग कैपिटल आएगी रिक्वायरमेंट, तो रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। उसके अलावा उसमें एक बात और है, जो करंट असेट्स में वर्क इन प्रोसेस पीरियड आपको जो दे रखा है उसमें अगर ये कहता है कि वर्ष पर्यंत समान रहता है या समान गति से चालू रहता है, उत्पादन वर्ष पर्यंत समान रहता है या समान गति से चालू रहता है, इंग्लिश में बोलेगा इवनली इक्वायर, तो उसमें क्या करेंगे, लेबर और जो ओवरहेड होगा उसका टाइम को क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। दोबारा सुन लीजिए, वर्क इन प्रोग्रेस या प्रोसेस पीरियड जो है उसमें क्वेश्चन में कहता है कि उत्पादन वर्ष पर्यंत समान रहता है या समान गति से चालू रहता है, या इंग्लिश में कहेंगे इवनली इक्वायर, तो उसका जो टाइम होगा वर्क इन प्रोसेस का, लेबर और ओवरहेड का जो टाइम होगा वो कर देंगे आधा। दूसरी बात, कई बार क्या होता है, जो डेटर कलेक्शन पीरियड है उसका निर्धारण कई बार वो सेलिंग प्राइस पे करता है, तो उसमें जो रेट होगी, यूनिट्स होगी, उसके बाद जो रेट होगी वो सेलिंग प्राइस पे लेंगे, और जो टाइम होगा उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो कई बार जो डेटर कलेक्शन पीरियड है उसको सेलिंग प्राइस पे लेता है। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताता चलूँगा। तो मुख्य रूप से ये कह दें कि जो हमारा जो नेट करंट असेट्स या फोरकास्टिंग मेथड है या शुद्ध चालू संपत्ति पूर्वानुमान विधि है, उसमें मुख्य रूप से आपकी जो करंट असेट्स है, करंट असेट्स में से आप करंट लायबिलिटीज़ को माइनस कर दोगे। उसके बाद में कोई मान तो आपकी नेट वर्किंग कैपिटल आ जाएगी, उसमें ऐड कर दोगे कंटीजेंसी, तो उसके आपकी आ जाएगी रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल। उसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें कहता है आपको श्याम लिमिटेड के आने वाले वर्ष के संबंध में निम्नलिखित सूचनाएं दी जाती है, जिसमें प्रोडक्शन फॉर द ईयर, मतलब जो यूनिट्स का जो प्रोडक्शन होता है वो 69,000 यूनिट्स का होता है, जिसमें फिनिश गुड्स का जो टाइम है 3 महीने का है, जिसमें मटेरियल का टाइम है 2 महीने का है, प्रोडक्शन इन प्रोसेस का है 1 महीने का है, और क्रेडिट अलाउड बाय क्रेडिटर्स 2 महीने का है, क्रेडिट गिवन बाय डेटर्स 3 महीने का है। सेलिंग प्राइस दे रखा है, सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है 50 रुपये।
रॉ मटेरियल कहते हैं 50% ऑफ सेलिंग प्राइस, और डायरेक्ट वेजेस कहता है 10% ऑफ सेलिंग प्राइस, ओवरहेड कहता है 20% ऑफ सेलिंग प्राइस। उत्पादन विक्रय नियमित चक्र है तथा मजदूरी व उपरिव्यय समान रूप से अर्जित होते हैं। देखो मैं बात कर रहा था उत्पादन का चक्र, उत्पादन विक्रय का नियमित चक्र है तथा मजदूरी व उपरिव्यय समान रूप से अर्जित होते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें जब हम वर्क इन प्रोग्रेस पीरियड निकालेंगे तो उसमें लेबर और ओवरहेड का जो टाइम होगा वो आधा कर दिया जाएगा। मजदूरी देय होने पर चुकाई जाती, अगले महीने चुकाई जाती है। सामग्री उत्पादन चक्र प्रारंभ से निर्गमित की जाती है। आपको कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं का अनुमान लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखेंगे, हमने हेडिंग निकाली कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। सबसे पहले हमने लिख दिया करंट असेट्स, हमने लिख दिया स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड। पर इससे पहले हमें ये पता लगाना है कि हम एक साल में, पहले हम वर्किंग नोट बनाएंगे कि हमें एक साल में जो कितने यूनिट्स तैयार करते हैं, 69,000 यूनिट्स तैयार करते हैं। तो वर्किंग नोट में लिखेंगे प्रोडक्शन ऑफ द मंथ 69,000 यूनिट्स, और 12 से भाग देंगे क्योंकि इनका जो लेबर है और जो मटेरियल है, जो वर्क इन प्रोग्रेस है, फिनिश गुड्स है, डेटर है, क्रेडिटर, इन सभी का महीनों में टाइम अपने को दे रखा है। तो प्रोडक्शन ऑफ द मंथ करेंगे, 69,000 को 12 से भाग देंगे तो 5,750 यूनिट्स जो आएगी वो महीने की आ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट कहता है, जो उस क्वेश्चन में जो दे रखा है वो कहता है रॉ मटेरियल कहता है कि 50% ऑफ सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस 50 रुपये है, तो रॉ मटेरियल 50% ऑफ सेलिंग प्राइस, 50 का 50% सेलिंग प्राइस, मटेरियल आ गया 25। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस 10% ऑफ सेलिंग प्राइस, 50 रुपये का 10% 5 रुपये। उसके अलावा ओवरहेड आ गया 50 रुपये का 20%, वो आ गया 10 रुपये। तो रॉ मटेरियल हमारा आ गया 25, वेजेस आ गया 5, ओवरहेड आ गया 10। ठीक है, तो अब हम देखेंगे, सबसे पहले हमने हेडिंग लगा ली कैलकुलेशन ऑफ रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल। सबसे पहले लिखा हमने करंट असेट्स, उसमें लिखा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो टाइम देखो, रॉ मटेरियल का जो टाइम है सबसे पहले हमें दे रखा है 2 महीने, तो हमने ब्रैकेट में लिख दिया 2 महीने, और इसमें लिख दिया यूनिट्स इंटू रेट इंटू टाइम। यूनिट्स है 5,750, रेट है 2 रुपये, रेट है 25 रुपये, और टाइम कितना है 2 रुपये, सॉरी टाइम है 2, यूनिट्स है 5,750 यूनिट्स, और उसके रेट है 25 और टाइम कितना है 2, तो मल्टीप्लाई करके हमारी जो अमाउंट आई वो आई 2,87,500। उसके बाद में नेक्स्ट है वर्क इन प्रोग्रेस पीरियड। तो वर्क इन प्रोग्रेस पीरियड का जो टाइम हमें जो दे रखा है वो दे रखा है 1 महीना। वर्क इन प्रोग्रेस पीरियड का जो हमें टाइम दे रखा है वो दे रखा है 1 महीना। तो यूनिट्स इंटू रेट इंटू टाइम 5,750 गुणा रॉ मटेरियल की रेट है 25 इंटू टाइम 1 आ गया, वेजेस 5,750 इंटू रेट दे रखा है, वेजेस की रेट है 5 और टाइम कितना है आधा, क्योंकि वर्ष पर्यंत समान रहता है या समान गति से चालू रहता है, तो मैंने आपको बताया था, और टाइम को क्या कर दोगे आधा, तो इसलिए हमने यहाँ जो टाइम है उसको 0.5 लिया है। उसके बाद ओवरहेड 5,750 गुणा 5,750 इंटू ओवरहेड की रेट है 10, और उसके अलावा जो टाइम है वो 0.5। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दिया, अमाउंट आई आपकी 28,750, तीनों का टोटल कर दिया 1,43,750, 14,375, 28,750, तो टोटल आ गया 1,86,875। उसके अलावा नेक्स्ट है स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, इसमें आप देखोगे जो फिनिश गुड्स का जो टाइम दे रखा है वो दे रखा है 3। ठीक है, फिनिश गुड्स का जो टाइम दे रखा है वो दे रखा है 3, तो यूनिट्स इंटू रेट इंटू टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट्स इंटू रेट इंटू टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, और ब्रैकेट में लिखा 3 मंथ, यूनिट्स 5,750। ठीक है, और इसका जो टाइम है 3, और उसकी रेट है वो दे रखी है, तीनों को मतलब आपकी जो रॉ मटेरियल है, वेजेस है, और तीनों के रेट को जोड़ दिया तो आपका आ गया, जैसे ये दे रखा है 25, 5 और 10, तीनों को जोड़ दिया तो 40 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 6,90,000। आप इनको अलग अलग भी दिखा सकते हो, जैसे 5,750 यूनिट्स इंटू 25 इंटू 3 करके दिखा सकते हो, 5,750 इंटू 5 इंटू 3 दिखा सकते हो, 5,750 10 इंटू 3 में दिखा सकते हो, तो भी 6,90,000 ही आएगा। फिर उसके बाद में है डेटर कलेक्शन पीरियड। तो डेटर कलेक्शन पीरियड का भी उसी तरीके से आएगा, यूनिट्स इंटू रेट इंटू टाइम, तो 5,750 इंटू टाइम है इसका 3, और इसका सर वो मटेरियल का और वेजेस का और तीनों का योग 40 से मल्टीप्लाई किया तो 6,90,000 आया। तो जो हमारी करंट असेट्स है उसका जो योग है वो टोटल करेंगे चारों का 18,54,375 आ जाएगा। उसके बाद में
बी करंट लायबिलिटीज़, जो करंट लायबिलिटीज़ है उसमें करेंगे पेमेंट ऑफ क्रेडिटर। क्रेडिटर का जो टाइम दे रखा है वो आपको दे रखा है 2 महीने का, ठीक है। तो उसके बाद में यूनिट्स इंटू रेट इंटू टाइम, यूनिट्स है 5750, यूनिट्स है 5750 इंटू रेट है 25 और टाइम है 2, तो अमाउंट आ जाएगी 2,87,500। उसके अलावा वेजिज़ के बारे में है, वेजिज़ को पेमेंट करना है तो यूनिट्स इंटू रेट इंटू पेमेंट ऑफ वेजिज़ में करेंगे। तो यूनिट्स 5750, रेट दे रखी है वेजिज़ की 5 और टाइम है उसका 1, क्योंकि जो वेजिज़ का जो टाइम है क्वेश्चन में वो आपको दे रखा है 1 महीने का दे रखा है, ठीक है। तो उसका जो करेंगे 5750 गुना रेट 5 इंटू मंथ है 1, तो मल्टीप्लाई किया तो आया 28,750। तो इसका टोटल करेंगे 3,16,250। जो हमारी करंट असेट्स है उसका टोटल है 18,54,375, और जो हमारी करंट असेट्स है उसका टोटल है 18,54,375, और जो हमारी करंट लायबिलिटीज़ है उसका टोटल है 3,16,250। तो करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे तो हमारी आ जाएगी वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड A - B, ये आ जाएगी 15,38,125। धन्यवाद।